क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ पहला चैप्टर मैनेजमेंट हम लोगों ने किया था। दोबारा से हम जल्दी से रिपीट करेंगे इसको। मैनेजमेंट क्या होता है? प्रबंध। मैनेजर जो होते हैं कंपनी के सबसे बड़े अधिकारी, उनको मैनेजर कहा जाता है और मैनेजर के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसको मैनेजमेंट कहा जाता है। प्रबंधक मैनेजर को हिंदी में बोला जाता है और प्रबंधकों के द्वारा जो काम किया जाता है उसे प्रबंध कहा जाता है। तो मैनेजमेंट क्या है? प्रबंधकों द्वारा किए जाने वाला काम। ठीक है, तो प्रबंधक बहुत सारे काम करता है और लोगों से मिलकर काम को करवाता है, क्योंकि वास्तव में काम जो है वो कर्मचारी करते हैं, वर्कर्स करते हैं। मैनेजर केवल उनको गाइड करता है कि आपने ऐसे काम करना है, उनको दिशा निर्देश देता है। डेफिनेशन एक हम देखते हैं कौन से नोट डोनर के अनुसार। प्रबंध का कार्य अन्य लोगों द्वारा, अन्य लोग का मतलब कर्मचारियों के द्वारा, और उनके साथ मिलकर काम कराना है। मैनेजमेंट इज़ द फंक्शन ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, लोगों से काम को करवाना थ्रू एंड विद द पीपल। अब प्रबंध की प्रक्रिया की हम बात करें तो प्रोसेस की हम बात करें, सबसे पहले हमारे पास कुछ एक साधन होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं। जैसे हमारे पास श्रमिक हैं, हमारे पास मशीन है, हमारे पास रॉ मटेरियल है, हमारे पास करेंसी है, मुद्रा है, कोई पद्धति है काम करने का तरीका, मैन, मशीन, मटेरियल, मनी एंड मेथड। अब जब ये सब चीज़ें हमारे पास आ गई तो अब हम प्लान करते हैं, योजना बनाते हैं, नियोजन करते हैं कि भाई हम आगे काम करेंगे कैसे। उसके बाद में संगठन मतलब एक कंपनी का हम पूरा ढांचा तैयार करते हैं कि ये वर्कर होंगे, उनमें ये काम ऐसे बांटा जाएगा, ऐसे ऐसे काम किया जाएगा, इतने वर्कर्स होंगे, इतने फोरमैन होंगे, इतने सुपरवाइज़र होंगे। उसके बाद अगला स्टेप हम आता है नियुक्तियाँ करना या फिर स्टाफिंग। अब जो पोस्ट हमने बना दी कि भाई ये फोरमैन होगा, उसके नीचे इतने बस सुपरवाइज़र्स होंगे, उनके नीचे इतने वर्कर होंगे। तो ये जो पोस्ट हमने बनाई है उन पोस्ट के ऊपर अब लोगों को नौकरी पे रखना है, जिस प्रक्रिया को हम नियुक्तियाँ या स्टाफिंग बोला जाता है। जब लोगों को नौकरी पर रख लिया उसके बाद अगला स्टेप हमारा जो आता है वो है डायरेक्शन या दिशा निर्देश देना। हम वर्कर्स को अब डायरेक्शंस देंगे कि आप इस प्रकार से काम करो। वर्कर को जब काम दे दिया उसके बाद में हम कंट्रोल करते हैं, चेक करते हैं, नियंत्रण करते हैं कि क्या वर्कर अपने काम को सही प्रकार से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इससे देखा जाता है कि हमें परिणाम जो है उससे प्राप्त होता है कि जो उद्देश्य हम लोगों ने बनाया था वो उद्देश्य हमारा प्राप्त हो जाता है। रिजल्ट क्या आता है इसका? गोल्स आर अचीव्ड। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रबंध की विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ ए मैनेजमेंट। प्रबंध की विशेषता में पहला पॉइंट दिया गया, प्रबंध उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है। मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजर जो होते हैं वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे काम करते हैं, अपने अनुभव के आधार पर काम करते हैं, फोरकास्ट करते हैं भविष्य में क्या करना है, प्लान करते हैं, योजना बनाते हैं, प्रोग्रेस क्या हो रही है वर्कर की उसको देखते हैं, लगातार वर्कर को गाइड करते हैं कि भाई आप ऐसे काम करो, ऐसे मत करो, मोटिवेट, प्रेरित करते हैं। मुख्य उद्देश्य केवल यही होता है सभी कार्यों का कि हमारी संस्था का जो उद्देश्य है उसे प्राप्त करना। सेकंड पॉइंट है प्रबंध सर्वव्यापक है। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। चाहे हमारी कंपनी व्यवसाय करने वाली बिजनेस कंपनी है, चाहे गैर व्यवसायिक कंपनी है, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है या गवर्नमेंट का ऑफिस है, कोई प्लेग्राउंड की बात करें, पॉलिटिक्स की बात करें, आर्मी की बात करें, हर जगह पर कोई ना कोई मैनेजर मतलब कोई हेड होगा जो सबको गाइड करेगा। थर्ड पॉइंट है यह बहुआयामी है। मैनेजमेंट इज एन मल्टी डायमेंशनल, बहुत तरीके से जो काम करे। पहला है काम का ये प्रबंध करता है, मैनेजमेंट ऑफ ए वर्क। अगर हम बात करें स्कूल की तो वहाँ पर एजुकेशन का काम होगा, हॉस्पिटल की बात करें लोगों की ट्रीटमेंट, इलाज होगा वहाँ पर, फैक्ट्री अगर है वहाँ पर प्रोडक्शन का काम होगा, यदि कोई हमारी दुकान है तो ग्राहकों को संतुष्टि करने का काम वहाँ पर होगा, उसका काम का प्रबंध होगा। सेकंड पॉइंट इसमें ही है लोगों का प्रबंध है, मैनेजमेंट ऑफ द पीपल। यहाँ पर हर लेवल के, हर स्तर के वर्कर्स का अरेंज करना होता है, नौकरी पर रखना है उनको। जो डायरेक्टर होंगे वो मैनेजर को नौकरी पर रखेंगे, उनका चुनाव करेंगे, वो जो है फोरमैन, सुपरवाइज़र, वर्कर सभी का चुनाव करेंगे। हर लेवल के वर्कर, हर स्तर के वर्कर का चुनाव करना। सी पॉइंट है क्रियाओं का प्रबंध या मैनेजमेंट ऑफ द ऑपरेशंस टू प्रोवाइड द गुड्स और द सर्विसेज। यहाँ पर क्रियाएं देखी जाएंगी। सबसे पहले हमने कुछ चीज़ें देनी है, कुछ सर्विसेज देनी है, वर्कर्स का इंतज़ाम करना है, सामान कच्चा माल का इंतज़ाम करना है, ये सभी क्रियाएं ये देखेंगे। चौथा पॉइंट है प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है। मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। ऐसा नहीं होता कि मैनेजर का काम एक बार ही ऑर्डर दे दिया तो ख़त्म हो गया, बल्कि ये लगातार चलता रहता है। लगातार वर्कर को गाइड करना है, लगातार उन्हें कंट्रोल करना है इत्यादि। पांचवा पॉइंट है प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। अकेला मैनेजर कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए बहुत सारे व्यक्तियों की मदद की आवश्यकता होती है। यहाँ पर हमें ग्रुप बनाना पड़ता है, समूह बनाना पड़ता है, और वो सारे समूह आपस में कॉपरेशन, सहयोग के द्वारा मिलजुल कर कंपनी के उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं। सिक्स पॉइंट है प्रबंध एक गतिशील कार्य है। मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन।
लगातार जो है इस वातावरण में परिवर्तन होते हैं, मतलब बाजार में परिवर्तन होते हैं, परिस्थितियाँ लगातार बदल रही हैं, भविष्य का अनुमान हम लोगों ने लगाना है, भविष्य भी लगातार बढ़ रहा है, इसलिए हमारे को उत्पादन की प्रक्रिया, बिक्री की प्रक्रिया में भी लगातार चेंज करने होंगे, इसलिए ये गतिशील कार्य है। सातवां पॉइंट है, प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है, मैनेजमेंट इज ए इंटेंजिबल फोर्स। क्योंकि वास्तव में जो मैनेजर कार्य करता है, उस वस्तु वर्कर ने कितना सामान बनाया वो तो हम देख सकते हैं और गिन सकते हैं, मैनेजर ने क्या कार्य किया किया या नहीं किया इसको हम ना देख सकते हैं ना गिन सकते हैं। केवल अगर हमारी कंपनी को लाभ होता है तो उससे पता लगेगा कि मैनेजर ने अच्छे तरीके से कार्य किया है, और यदि हानि होती है तो उससे ही मैनेजर की कार्यक्षमता का पता चलता है। अगला पॉइंट है प्रबंध एक कला या विज्ञान दोनों है, मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। कला के रूप में मैनेजर का जो ज्ञान होता है, मैनेजर का जो काम है वो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, प्रैक्टिकली वो गाइड करता है वर्कर को, उनको कंट्रोल करता है, समस्याओं के हल करता है, उसके अपने काम में निपुणता होनी चाहिए, रचनात्मकता चाहिए, नई नई चीज़ों की खोज करें, कैसे हम नई चीज़ बनाएंगे, कैसे हम खर्चों को कम करेंगे, वर्कर को कैसे मोटिवेट अभी प्रेरित करेंगे, जो कि अभ्यास, जितना अभ्यास होगा उसके द्वारा वो उतना ही ज़्यादा विकसित होती है। जो मैनेजर जितना एक्सपीरियंस्ड होगा तो उसको उतना ही एक्सपर्ट होगा हमारा। उसके बाद अगला है, ये साइंस भी है विज्ञान भी है, क्योंकि ये देखता है कि अगर ये कारण होगा तो इसका परिणाम ये आएगा, नियमों को चेक करता है, वो नियम बनाता है, उनको चेक करता है, ये कंपनी सही रहेगी, योग्यता भी इसमें होनी चाहिए, परिणामों का पूर्वानुमान लगाना होता है, अनुमान लगाता है कि भविष्य में ऐसा होगा, बिक्री बढ़ेगी घटेगी, और उसके अनुसार वो कार्य करता है। तो हर चीज़ बहुत सोच समझ के उसे करनी होगी, सिद्धांतों पर आधारित होती है, प्रबंध के सिद्धांत हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारा है उद्देश्य का निर्धारण करना, टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव। हमारी कंपनी का उद्देश्य ये बनाता है और ये भी देखता है कि कम से कम खर्चे में हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकें। 10th पॉइंट हमारा आता है विवेकपूर्ण प्रक्रिया, रैशनल प्रोसेस। विवेकपूर्ण प्रक्रिया का मतलब बहुत सोच समझ के कार्य करना होता है ऐसे, ताकि पूरी कंपनी के उसके एक डिसीजन का प्रभाव पूरी कंपनी पर पड़ता है, सब वर्कर वैसा ही कहेंगे जैसा उसने बताया। 11th पॉइंट है प्रबंध समन्वयकारी शक्ति है, मैनेजमेंट इज एन इंटीग्रेटेड फोर्स। समन्वयकारी मतलब सबको इकट्ठे मिलाकर चलाने वाली शक्ति। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है नेचर ऑफ ए मैनेजमेंट। जनरली आप लोग क्या करेंगे, नेचर ऑफ द मैनेजमेंट में या इसकी प्रकृति की बात करें तो इसकी प्रकृति में वो सारे ही पॉइंट्स आ सकते हैं जो कि पॉइंट्स हम लोग ऊपर विशेष तौर में लिख चुके हैं, इसलिए इसकी पॉइंट्स को अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं होती, फिर भी हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं इनको। पहला है प्रबंध एक प्रक्रिया है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद में सार्वभौमिक प्रक्रिया है, इसका मतलब ये हर जगह मौजूद होती है, हर प्रकार की कंपनी में। सामूहिक क्रिया है, ग्रुप एक्टिविटी, मतलब सभी व्यक्ति यहाँ पर कंपनी में जितने लाखों वर्कर काम कर रहे हैं तो लाखों वर्करों का एक समूह या ग्रुप है, और सभी वर्कर मिलकर काम करेंगे और ये मैनेजर उनसे काम करवाएगा। अगला है प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व होता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। हमारी जो कंपनी होती है उसकी समाज के प्रति कुछ जिम्मेवारी होती है, क्योंकि समाज से हमें कच्चा माल मिलता है, समाज से हमें श्रमिक मिलते हैं, और बना के सामान भी हम समाज में ही बेचते हैं, इसलिए हमारी समाज के प्रति जिम्मेवारी है, देश के प्रति भी हमारी जिम्मेवारी है, हमारी कंपनी में जो वर्कर काम कर रहे हैं उनके प्रति हमारी जिम्मेवारी है, सरकार के प्रति हमारी जिम्मेवारी है, जो मालिक है हमारी कंपनी के उनको भी अच्छा लाभ दिलवाना है, वो भी हमारी जिम्मेवारी है, और ग्राहकों के प्रति भी हमारी जिम्मेवारी है कि उनको भी अच्छा सामान कम कीमत पर हम उपलब्ध करवाएं। पाँचों पॉइंट है, एक प्रणाली है, सिस्टम होता है, हर एक कार्य जो है उसको छोटे छोटे भागों में बांटा जाए और फिर उसको एक प्रक्रिया के रूप में आगे चलाएं। प्रबंध एक पेशा होता है, प्रोफेशन होता है, ये अपने ज्ञान के आधार पर कार्य को आगे चलवाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें सातवां पॉइंट, प्रबंध और स्वामित्व प्राय भिन्न होते हैं, मैनेजमेंट एंड ओनरशिप आर जनरली डिफरेंट। तो मैनेजमेंट और ओनरशिप जो है वो दोनों अलग अलग होते हैं। मैनेजमेंट क्या चीज़ है, मैनेजर्स हैं, और ओनर कौन होता है, मालिक, कंपनी के शेयर होल्डर जिन्होंने कंपनी के शेयर खरीदे हैं। मालिक कौन है, डायरेक्टर्स और मैनेजर, निर्देशकों और प्रबंधकों को नौकरी पे रखा हुआ है, वो उनको तनख्वाह देते हैं, तो इसलिए मालिक अलग होते हैं और प्रबंधक अलग होते हैं। आठवां पॉइंट है प्रबंध एक जन्मजात प्रतिभा है, मैनेजमेंट इज एन इनबॉर्न क्वालिटी। कई लोगों में ये क्वालिटी, ये गुण शुरू से ही होता है, बचपन से ही, कि वो मैनेजर के रूप में लोगों से काम को करवा सकते हैं, परंतु ट्रेनिंग के द्वारा और पढ़ाई के द्वारा भी इसे सीखा जा सकता है और उसे विकसित किया जा सकता है। 9th पॉइंट है प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है, इट्स एन इनविजिबल फोर्स। प्रबंधक या मैनेजर जो कार्य करता है वो दिखाई नहीं देता, वर्कर का जो किया गया कार्य उसे हम देख और
गिन सकते हैं। 10th पॉइंट है प्रबंध सभी स्तरों पर आवश्यक होता है, इट्स नीड्स एट ऑल द लेवल। चाहे वो डायरेक्टर है, चाहे वो मैनेजर है, चाहे वो फोरमैन है, सुपरवाइजर, हर एक वर्कर को प्रबंधक के रूप में कार्य करना होगा। मतलब अपने से नीचे वाले जो वर्कर हैं उनको दिशा निर्देश देने होंगे। अगला है प्रबंधक कला और विज्ञान दोनों है, इसके बारे में हम विशेषताओं में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद में आते हैं, अगला टॉपिक हमारा है प्रबंध के उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट। तो इसके उद्देश्यों को 4-5 भागों में बांटा गया। पहला है संगठनात्मक उद्देश्य, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अब संगठनात्मक उद्देश्य का क्या मतलब हुआ ये हम समझते हैं। संगठनात्मक का मतलब ये हुआ कंपनी के प्रति क्या उद्देश्य होता है एक मैनेजर का। तो पहला दिया गया जीवित रखना, सर्वाइवल। इसका मतलब है अगर एक मैनेजर बहुत अच्छे डिसीजन लेगा, सही निर्णय लेगा, तो उससे कंपनी को लाभ होगा और कंपनी के मालिक उसे बहुत लंबे समय तक चलाते रहेंगे। दूसरा है प्रॉफिट्स। एक कंपनी को ज़्यादा लाभ दिलवाना ये कंपनी के मैनेजर का उद्देश्य है। यदि हमारी कंपनी को ज़्यादा लाभ होंगे तो लाभों से जो पैसा हमें मिलेगा उससे अगर भविष्य में कभी हमारे को हानि होती है, कोई जोखिम या रिस्क होता है, उस लाभ से हम उसे पूरा कर सकते हैं। या फिर अगर हम कंपनी का विकास करना चाहते हैं, डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो जो लाभ हम लोगों ने कमाया होगा उस लाभ से ही हम कंपनी को विकसित भी कर पाएंगे। तीसरा पॉइंट है विकास करना। कंपनी का विकास करना जो है वो भी मैनेजर का बहुत बड़ा कार्य होता है। कंपनी विकसित करना, उसमें कौन सी नई मशीनें लाना है, कौन सी नई तकनीक हम लाना चाहेंगे, कौन सी नई फैक्ट्री हम लगाएं, कौन सी नई वस्तु हमने बनानी है, ये सभी कुछ मैनेजर ही बताता है, सलाह देता है मालिकों को। चौथा पॉइंट है उपलब्ध संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग। इसका मतलब ये हुआ जो भी साधन हमारे पास उपलब्ध हैं उसका हम सही सही उपयोग करें, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। उसके बाद है अगला पॉइंट हमारा, इसमें दिया गया कि संस्था के पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के में सहायक, हेल्पफुल इन अचीविंग द प्री डिटरमिन्ड ऑब्जेक्टिव्स। हमारे जो पूर्व निर्धारित मतलब पहले जो हमने लक्ष्य बताए हुए थे उनको हम प्राप्त करें, उसके लिए सारी कंपनी के लोग मिलजुल कर कार्य करें। पाँचों पॉइंट है न्यूनतम प्रयासों द्वारा अधिकतम परिणाम प्राप्त करना, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। जितने भी साधन हमारे पास हैं उनका हम पूरा प्रयोग करें, कोई भी साधन हमारा जो है वो वेस्ट ना जाए। अगला हमारे को दिए गए श्रम एवं पूंजी के मध्य अच्छे संबंधों की स्थापना करना। यहाँ पर हम बात करें श्रम का मतलब है वर्कर्स, टू मेंटेन ए कॉर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन द कैपिटल एंड द लेबर। श्रम का मतलब होता है हमारी कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी, और पूंजी का मतलब होता है पूंजी मालिकों ने लगाई है तो हम बात करें मालिक। कहने का मतलब है कि वर्कर और मालिकों के बीच में संबंधों को अच्छा बनाए रखने की जिम्मेवारी भी हमारी कंपनी के मैनेजर्स की होती है। उसके बाद हमारे आते हैं अगले संगठनात्मक के बाद में अब सामाजिक उद्देश्य। समाज के प्रति भी हमारी कुछ जिम्मेवारियाँ होती हैं मैनेजर्स की। पहला है रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। जो समाज में लोग हैं, कर्मचारी हैं, उनको नौकरी देना भी हमारी जिम्मेवारी है। सेकंड पॉइंट है वातावरण को दूषित होने से बचाना, टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट फ्रॉम पॉल्यूशन। हमारी फैक्ट्री में जो उत्पादन हो रहा है उससे पॉल्यूशन या प्रदूषण जो है वो ज़्यादा ना फैले, समाज को इससे किसी प्रकार का नुकसान ना हो, इसका भी ध्यान मैनेजर रखेंगे। थर्ड है जीवन स्तर में सुधार में योगदान देना, टू हेल्प इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना, समाज के उनको अच्छी वस्तुएं उपलब्ध करवाना, कम कीमत पे वस्तुएं उपलब्ध करवाना ताकि वो अपने जीवन स्तर को सुधार सकें। चौथा पॉइंट है धर्मशाला, चिकित्सालय या फिर शिक्षण संस्थाओं के निर्माण में भागीदारी देना, हेल्पिंग इन प्रोवाइडिंग द एस्टेब्लिशिंग द स्टे होम्स, हॉस्पिटल्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। भाई हमारी कंपनी ने लाभ तो कमाना है परंतु कुछ सामाजिक कार्य भी हमारे को करने होंगे समाज की भलाई के लिए। रहने की व्यवस्था जिसे हम धर्मशाला बोलेंगे, चिकित्सालय, कुछ हॉस्पिटल भी हमारी कंपनी खोल सकती है जहाँ पर कि गरीब लोगों का कम कीमत या मुफ्त में इलाज हो। शिक्षण संस्थाएं, स्कूल खोल सकते हैं जहाँ पर अच्छी एजुकेशन कम कीमत पर या मुफ्त में लोगों को दी जा सके। पाँचों पॉइंट है अच्छी किस्म की वस्तुएं और उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाना, ये पॉइंट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। 6 पॉइंट है असभ्य विज्ञापनों का सहारा न लेना, नॉट टू टेक हेल्प ऑफ द मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। झूठे विज्ञापन हमारे को नहीं करने हैं, गलत विज्ञापन नहीं करने, गलत सूचना जो है लोगों को नहीं देनी है। सातों पॉइंट हमारे को दिया गया कि वस्तुओं में मिलावट ना करना, नॉट टू इंडल्ज इन अडल्ट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स। हम जो वस्तु बनाएं वो बिल्कुल शुद्ध बनाएं, उसमें मिलावट ना करें, क्योंकि समाज के प्रति हमारे को जिम्मेवारी ये बनती है कि अच्छी वस्तुएं समाज को उपलब्ध करवाना कम कीमत पर। और 8वां पॉइंट है स्वास्थ्य सुरक्षा मूल्य नियंत्रण सुनिश्चित करना, टू एश्योर हेल्थ सेफ्टी एंड द प्राइस कंट्रोल। हमारी वस्तुओं के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर कोई दुष्प्रभाव ना पड़े,
पड़े, लोगों को कोई नुकसान ना हो, उनकी सुरक्षा रहे। वो मूल्य नियंत्रण मतलब कीमत को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। उसके बाद में अगला पॉइंट हमारा आता है जो हमारा है व्यक्तिगत उद्देश्य, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। और इनमें क्या आते हैं, हमारे कर्मचारियों के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं। तो पहला दिया गया उचित पारिश्रमिक देना, टू गिव प्रॉपर रेमुनरेशन। हमारे कर्मचारी जो हमारी संस्था में काम कर रहे हैं तो वही वस्तुएं बना रहे हैं, तो उन्होंने जो काम किया है उसके बदले में उनको पर्याप्त मात्रा में तनख्वाह दी जाए। दूसरा, स्वच्छ वातावरण उपलब्ध करवाना, टू मेक अवेलेबल हेल्दी एनवायरनमेंट। जिस जगह पे कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उसमें धुआं, प्रदूषण इत्यादि ना हो, बहुत ज़्यादा गर्मी ना हो, उन्हें आराम की सुविधा दी जाए, ये सभी ये देखेंगे। थर्ड पॉइंट है लाभ में हिस्सा प्रदान करना, प्रॉफिट शेयरिंग। क्योंकि अगर वर्कर बहुत मेहनत करते हैं तो संस्था के मालिकों को बहुत ज़्यादा लाभ होता है, इसलिए मालिकों को लाभ में कुछ ना कुछ हिस्सा जरूर देना चाहिए। चौथा पॉइंट है नौकरी की सुरक्षा प्रदान करना, टू प्रोवाइड जॉब सिक्योरिटी। यदि हमारी कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित है तो वो बिना चिंता के अपना कार्य कर पाएंगे, और यदि सुरक्षित नहीं है तो हमेशा डर में रहेंगे और चिंता में रहेंगे तो मन लगाकर कार्य नहीं कर पाएंगे। पांचवा पॉइंट है प्रबंध में भागीदारी प्रदान करना, टू प्रोवाइड मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन। जब मैनेजर्स कोई फैसला ले रहे होते हैं, ये कार्य हमने करना है, ये नया कॉन्ट्रैक्ट लेना है, हम नई वस्तु बनाएंगे, तो उस टाइम पर यदि हम कर्मचारियों की सलाह भी ले लें कि भाई हम ये बनाने जा रहे हैं, आप बताएं कि क्या करना चाहिए, तो कर्मचारी इससे काफ़ी उत्साहित होते हैं कि मैनेजर्स हमसे पूछ करके कार्य कर रहे हैं, और फिर वो पूरा योगदान देते हैं उस कार्य को पूरा करने में। अगला पॉइंट है हमारा 6 पॉइंट, प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, टू प्रोवाइड ट्रेनिंग। वर्कर हमारी कंपनी में जो नए आते हैं उनको अभी काम करना नहीं आता, मशीनें सही प्रकार से अगर चलानी नहीं आती तो उनको काम सिखाने का जो कार्य करते हैं वो मैनेजर्स ही करते हैं, मतलब उनको ट्रेनिंग इन्हीं के द्वारा दी जाती है। 7 पॉइंट है पदोन्नति और विकास के अवसर देना, टू प्रोवाइड द प्रमोशन एंड द डेवलपमेंट फैसिलिटीज़। वर्कर जो अच्छे हैं, काफ़ी कुशल हैं अपने काम में, उनको प्रमोशन देने का मौका ये देते हैं। विकास करना मतलब नई चीज़ें सिखाना, नई नई मशीनों के बारे में, नई तकनीकों के बारे में बताना, ये सभी कुछ मौका जो है ये मैनेजर ही वर्कर को उपलब्ध करवाते हैं।